हेलो क्लास, दिस इज पार्ट 3 चैप्टर 4 क्लास 9th के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 4.2 एक एक पार्ट में किया था। पार्ट 1 में और एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पार्ट 2 में किया था, जहाँ पर हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को कर रहे थे। बच्चे में रिमेनिंग जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 एक्सरसाइज 4.3 के। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है एक अचल बल मींस एक कांस्टेंट फोर्स अगर लगाया जाए, पर एक जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूरी तक फिसल जाता है, कुछ दूरी तक चला जाता है। जैसे मैं इस फोर्स पे धक्का लगाऊंगा इस तरीके से, थोड़ी दूरी तक ये चला जाएगा, तो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में लिखिए। इसको दो वेरिएबल वाले एक उसमें लिखना है। बात किस किस की हो रही है? वर्क की, कितना काम हो रहा है वो, कि मतलब के कई कार्य कितना करता है, तो वो डिपेंड करता है कि फोर्स उस पर कितना लग रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ठीक है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं लेट द वर्क डन बी W। उसके बाद मान लें लेट द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कितना है, बी एफ। और सिमिलरली लेट द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम जिसको कहेंगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कर रहा है, बी एस। तो ये जगह हमारे पास वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि ये बताइए अगर वो फोर्स को फिक्स कर दे, मींस अगर वो ये कह रहा है कि अगर मैं फिक्स कर दूं तो जो वर्क डन है वो 5 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन इक्वल्स टू 5 है, फोर्स इक्वल्स टू 5 है, सॉरी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू एस। ये बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे केवल दो ही वेरिएबल, एक डब्ल्यू वेरिएबल है, एक एस वेरिएबल है। सिमिलरली उसके बाद उसने हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ। पार्ट 1 में आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि अगर वो 2 मीटर की डिस्टेंस, 2 मात्रक, यूनिट नहीं दे रहा है, 2 यूनिट का अगर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो बताओ वर्क डन कितना हुआ है। तो इफ में दिया क्या है, इफ एस इज इक्वल टू 2 यूनिट देन वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज वर्क डन हो जाएगा हमारे पास 10 यूनिट्स का। वर्क डन कितना होगा हमारे पास, 10 यूनिट का होगा। और सिमिलरली वो पार्ट 2 में हमसे कह रहा है, पार्ट 2 में हमसे कितना कह रहा है कि अगर वो 0 डिस्टेंस ट्रेवल करे, इफ एस इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 दैट इज 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 देगा। अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करता है फोर्स लगने के बाद, भाई फोर्स तो लग रहा है ना 5 यूनिट का, फोर्स तो इस केस में भी लग रहा है 5 यूनिट का, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हुआ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक फोर्स लगाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट हिलेगी नहीं, तब तक साइंस की नज़र में हमने कोई काम किया ही नहीं। यहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है कि वर्क फोर्स तो यहाँ पर भी लगा रहे हैं 5 यूनिट का, बट वर्क डन कितना है, 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इतना, 6 का इतना ही था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इतना नोट कीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक जगह भूकंप आया था, तो क्लास 9th की 2 बच्चियां यामिनी और फातिमा ने 100 रुपये डोनेट किए किसको, भूकंप रिलीफ में। जो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू कई बार रिलीफ फंड्स वगैरह मांगते हैं, जैसे अभी भी कोविड-19 के टाइम पे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि सभी लोग जो भी हो सके दान करें। तो ऐसे जब भूकंप आया तो यामिनी और फातिमा क्लास 9 के 2 बच्चों ने कुछ फंड दिया। वो डोनेशन कितने के लिए डोनेशन हुआ था, तो डोनेशन दिया गया था, वो दिया गया था ₹100 का। दोनों ने मिलाकर 100 रुपीज दिए, पर ये नहीं पता किसने कितने दिए। तो हमने मान लिया कि लेट द डोनेशन डन बाय यामिनी बी ₹X, क्योंकि हमें नहीं पता यामिनी ने कितने दिए, फातिमा ने कितने दिए। तो यामिनी ने मान लेते X दिए थे, फातिमा ने Y दिए थे। इसका क्योंकि टोटल डोनेशन 100 रुपीज का था, तो यामिनी और फातिमा के मिला के कितने रुपीज हो गए, 100 रुपये हो गए। तो यहाँ से हमारे पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन आ गई है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाना है, तो हम सोल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 100 माइनस वाई, तो इसका ग्राफ हम आराम से बना सकते हैं। मैं आपके लिए टेबल बना देता हूँ।
अगर मैं y को 100 रख दूं, y को 30 रख देते हैं कि 30 रखने पे x 70 आ जाएगा, y को 40 रखेंगे तो x 60 आ जाएगा, और y को अगर हम 50 रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। और इन 3 पॉइंट्स की मदद से आप लोग ग्राफ इजीली बना सकते हैं। आप जो ग्राफ का डिस्टेंस होगा वो 1 का गैप ना लेकर इस बार 10 की गैप से बनाएंगे, 20 की गैप से बनाएंगे तो इजीली ये ग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 यही करना। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, या स्पेशली वर्ड प्रोनाउंस में अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टैक्सी वाला क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और हमारे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, हमें पता है, जबकि भारत देशों में तापमान डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि फ़ारेनहाइट जो होता है वो 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इसके इक्वल होता है। ये रिलेशन है कि अगर आपको 5 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान है तो 5 को यहाँ पुट करेंगे तो 5 कट जाएगा, तो जगह 9, तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये रिलेशन दिया हुआ किस किस के बीच में, फ़ारेनहाइट के बीच में और हमारे पास डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये रिलेशन दिया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कैसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सेल्सियस को आप एक्स अक्ष मानते हैं, तो इसने खुद दिया है कि लेट एक्स एक्सिस बी सेल्सियस एक्सिस या डिग्री सेल्सियस एक्सिस। एक तरीके से ये कहना चाह रहा है वो, हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस लिखते थे ना यहाँ पर, तो इस एक्सिस को वो कह रहा है कि आप डिग्री सेल्सियस मानते हुए इस लाइन पे जो भी नंबर्स लोगे आप डिग्री सेल्सियस के लोगे, और सिमिलरली वो कह रहा है कि वाई एक्सिस जो होगी आप उसको कन्वर्ट कर लोगे किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, डिग्री फ़ारेनहाइट की एक्सिस। तो वाई एक्सिस की जगह पर आप लिखोगे एफ और एक्स एक्सिस की जगह पर आप लिखोगे डिग्री सेल्सियस वाली एक्सिस। मान करने की समीकरण का आलेख खींचिए, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, कम से कम 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो एक वेरिएबल तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो थोड़ा सोल्व करना बाकी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9c प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 2 × 10 160/5। तो हमें c की वैल्यू पुट करते रहना है और हमें f की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसको आप चाहे तो यहाँ से पुट करो, नहीं तो अगले क्वेश्चंस में ना कुछ वैल्यूज हमारे पास ऑटोमेटिकली आएंगी, कुछ सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा, मतलब हम c पुट करेंगे और f निकालेंगे। तो रख देते हैं। उसने क्या कहा, हमें ना इसको यहीं से करेंगे वापस, क्यों, क्योंकि हमें कई बार फ़ारेनहाइट रखना पड़ेगा तो पूरा सोल्व थोड़ा करेंगे। तो हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं जो ऊपर दी हुई है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपसे कि पुट डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, या डिग्री सेल्सियस हटाओ, c इक्वल्स टू 30। अगर c की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी, फाइंड करते हैं। तो f हो जाएगा हमारे पास 9/5 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 32। तो इसे कट करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 9 6 54 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 86। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि x एक्सिस को इसने c माना था और y एक्सिस को f, तो x, y कोऑर्डिनेट होते हैं तो यहाँ पे कर देंगे c, f। हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 30 और f की कितनी आई है 86। तो एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ये आ गया, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन मुझे बाद में यूज करना है, 30, 86। एक सॉल्यूशन तो ये है। ठीक, बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में वो आपसे क्या कह रहा है, पार्ट 3 में वो आपसे कह रहा है कि यदि टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो सेल्सियस से तापमान क्या होगा। तो c की वैल्यू कितनी होगी ये पता करना। अगर f की वैल्यू 95 हो जाए तो f इज इक्वल टू 95, ये हमें पुट किया, तो 95 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय c प्लस 32। क्योंकि हमें c निकालना था कि करके c को अकेला करेंगे तो सबसे पहले प्लस वाली चीज जाएगी, प्लस वाली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू c। माइनस करो तो 5 is 2 8 3, 9 minus 3 6, ठीक, इज इक्वल टू 9/5 इंटू c। फिर ये मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में जाएगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। तो 9 मल्टीप्लाई में है और 5 डिवाइड में, तो इधर आज क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 60, 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 7। ये हो जाएगा हमारे पास
35 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, अब सी आ गया 35, एफ था हमारे पास 95। तो दो सॉल्यूशन मिल गया हमें, एक तो ये था, दूसरा हमारे पास आ गया 35 और 95। चलो दो सॉल्यूशन मिल गए, तो ग्राफ तो पहले पार्ट के लिए तो हमारे पास काम हो गया। पहले पार्ट में ग्राफ बनाना था, 2 पॉइंट मिल गए, ग्राफ बना देंगे तो पहला पार्ट भी इजी हो जाएगा। और बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, यदि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा, और यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस का तापमान क्या होगा। तो दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इफ F इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया इफ C इज इक्वल टू 0। पुट करते हैं, अगर F 0 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, तो हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, और ये हो जाएगा हमारे पास -160/9। तो C की वैल्यू तो आ जाएगी ये, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 9 1 जा 9, 9 1 जाएगा 9 और 7 कैरी, तो 9 8 जा 72, तो 9 7 जा 63, 6 कैरी 63 प्लस 9 9 9 जा 81 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो लगभग 17.9 के आसपास का आंसर आएगा। और अगर मैं बात करूँ C इक्वल टू 0 पर कितना जाएगा, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, F की वैल्यू कितनी जाएगी, डायरेक्टली 32 आ जाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की हमने। तो F 0 था, तो डायरेक्टली प्लस का तो माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, 3 बजे 15 110 160, तो लगभग 16 9 7 कैरी 72 963 7 बचा, फिर से 7 बचेगा, तो 9 7 जा ही आएगा, तो 17.7 के आसपास आएगा। तो इतना है, तो C की वैल्यू 17.7 होगी, F की वैल्यू 32 होगी अगर C 0 होता है, या फिर अगर F इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 का था। इसका लास्ट पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, या दोनों किसी वैल्यू पर इक्वल आ जाए। भाई वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो। तो अगर बराबर हो तो हम मान लेते हैं कि हो गया, हम मान लेते हैं कि C और F क्या है, आपस में इक्वल है। तो लेट F इज इक्वल टू C, तो किसी को भी इक्वल प्लेस कर देंगे तो F इज इक्वल हो जाएगा 9/5, तो इसको F मान लेते हैं 32, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 F माइनस 9F/5 इज इक्वल 32, इधर जाएगा तो ये जगह 5F माइनस 9F/5 इज इक्वल टू 32, प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4F/5 इज इक्वल टू 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4F मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 160, तो F की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -160/4, तो माइनस का 40। मतलब अगर F की वैल्यू -40 रखेंगे तो इस पे C और F क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, मतलब ये -40 पर इक्वल आ जाएंगे। ठीक, एक बार आंसर कर लेते हैं। बिल्कुल -40 पर F और C दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। और हम बात करते हैं छोटा सा पॉइंट है, एक हमारे पास एक टाइटल बचा हुआ है, थोड़ा सा कंटेंट, तो वो हम खत्म कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 में। 4.4 में कुछ नहीं करना है, जितने ग्राफ हमने अभी तक बनाए हैं वो उन्हीं ग्राफ्स को कह रहा है कि या तो 1 वेरिएबल की फॉर्म में या फिर 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आपको उसे शो करना है। 4.4 में 2 ही क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन दे रहा है कि 1 चर वाले और 2 चर वाले, मतलब 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल की फॉर्म में कर रहा है। हमें पता है कि जो हम नंबर लाइन पढ़ते थे अब तक, सेंटर में 0, इधर राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स, ये कैसे होते थे हमारे पास, ये 1 वेरिएबल ही तो था, x की वैल्यू 0 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, ये क्या था, 1 वेरिएबल था। और जब हमने ग्राफ पढ़ना शुरू किया तो ये हमने 2 वेरिएबल्स पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये x एक्सिस थी, y एक्सिस थी। तो जो भी इक्वेशन वो आपको दे रहा है, अगर सिंगल वेरिएबल है तो आप इस नंबर लाइन को प्लॉट करोगे, और अब वो आपसे कह रहा है कि 2 वेरिएबल्स ही फॉर्म में करना है तो इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। बस
बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे सपोज को ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसमें केवल y के नंबर्स होंगे। ये y इक्वल्स टू -2 हो सकती है, y इक्वल्स टू -3 हो सकती है, y इक्वल्स टू +1, y इक्वल्स टू +2। मतलब ऐसी लाइंस जो केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उसमें सिर्फ y के पॉइंट्स होंगे। और सिमिलरली अगर कोई ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, सपोज करो ये या इधर कोई भी, तो वो सारी में उसमें केवल किसके नंबर्स होंगे, x के। जैसे x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, इस तरीके से। तो ये बड़ा काम आने वाला है ये आगे के लिए भी। तो याद रखना है कि कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसके पास केवल y के पॉइंट्स होंगे, और जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसके पास सिर्फ x एक्सिस के पॉइंट्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन दी है कि y इक्वल्स टू 3 को आपको क्या करना है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की फॉर्म में यूज करना। देखो प्लस में है तो y इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसको आप ऐसे कर दो, y इक्वल्स टू 3, ये क्या है, ये पॉइंट है। आप इसे ना भी करना चाहो तो केवल इस पॉइंट को शो कर दो, तो y इक्वल्स टू 3 का ये लाइन है, ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, y इक्वल्स टू 3 की वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक, अगर मैं इसी को ग्राफ की फॉर्म में करूं तो 1 2 3 1 2 3। अभी मैंने कहा कि जिस पॉइंट्स के पास केवल y की है तो वो किसके पैरेलल होगी, वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो y इक्वल्स टू 3 इट इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन, 3 का ग्राफ। तो ये 2 वेरिएबल्स में, ये 1 वेरिएबल्स में, खत्म। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमें दिया, इक्वेशन दे रहा है वो हमें 2x + 9 इक्वल्स टू 0, 2x + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी -9, x हो जाएगा हमारे पास 9/2, इसका आंसर रहेगा -4.5। तो अगर मैं इसको, आई एम सॉरी, वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम लाइन का ऐसे बनाएंगे 1 वेरिएबल वाले को, क्योंकि y की वैल्यू थी ना यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे 0 लेंगे, 1 2 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा पहले वाले पार्ट में। क्योंकि x वाली लाइन हम लोग फ्लैट लेते हैं और इसको वर्टिकल लेंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा हमारे पास -1 -2 -3 -4, ये -5, तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू -4.5 हो जाएगा। और जब मैं इसको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में करूंगा, इसी को यूज कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये 4.5 होगा। और मैंने आपसे कहा कि जिसके पास सिर्फ x का नंबर होगा वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4.5 -4.5 का हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा इन 2 वेरिएबल्स इन 1 वेरिएबल्स। ठीक, इतना ही कॉन्सेप्ट हमारे पास था इस एक्सरसाइज में। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे इसके साथ कंप्लीट होता है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 2 3 और 5 4 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका इस साल ओमिट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर या तो 6 करेंगे या फिर हम छोटा चैप्टर करते हैं कोई सा, प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतने ही, थैंक यू।